देखिए, आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको असाइनमेंट्स का बता देती हूँ। आपको असाइनमेंट 1 सबमिट करनी है 27 अक्टूबर तक। और इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अपनी एक नोटबुक लगानी है और उसमें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक जितने भी आपके नोट्स हैं, उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपने पीडीएफ बनानी है उसकी, कोई भी स्कैनर ऐप यूज़ करके, एंड उस पीडीएफ को आपने मुझे मेल करना है। मेल आईडी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बताऊंगी। ठीक है जी। असाइनमेंट और टेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, अभी नहीं पूछना सेशन के बीच में। मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगी, तब पूछना। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो, अपनी बात नहीं कहनी। ठीक है जी। सो आपको क्या करना है, लेक्चर 1 से लेक्चर 15 तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ क्या होगी कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो अब तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड हैं आपके? एक तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, 2 चैप्टर्स कवर्ड हैं। आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स भी बन जाएंगे और साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और आपने 27 को सबमिशन करनी है, अपनी असाइनमेंट्स की सबमिशन करनी है बेटा। सबमिशन करते हुए आपने सब्जेक्ट बॉक्स जो होता है, जब आप मेल करोगे, मेल करते हुए मेल का जो सब्जेक्ट बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे आप? नेम, कॉमा, रोल नंबर, कॉमा, क्लास विद सेक्शन। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मैं आपकी मेल को कंसिडर नहीं करूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब्जेक्ट बॉक्स में ये चीजें मेंशन करनी है बेटा, अपना नेम, रोल नंबर, क्लास विद सेक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो पीडीएफ है वो अटैच कर देनी है और आपने मेल सेंड कर देनी है। ये तो हुई असाइनमेंट की बात। अब हम करते हैं टेस्ट की बात। आपका टेस्ट 1 होगा। गूगल फॉर्म बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। उस गूगल फॉर्म के थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपने उनको अटेम्प्ट करना है। टॉपिक्स कौन से हैं टेस्ट के लिए? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इन दोनों में से आपका टेस्ट होगा, टेस्ट 1। ठीक है जी। सो ये चीजें असाइनमेंट और टेस्ट के रिगार्डिंग। असाइनमेंट और टेस्ट के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं उसके लिए मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगी, तब पूछ लेना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर, चैप्टर 4। जो चैप्टर 3 है वो मैंने बीच में से अभी स्किप किया है। चैप्टर 3 इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। बाद में कर लेंगे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम चैप्टर 4 पर आए हैं, टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। अब जो ध्यान होगा आपको, चैप्टर 2 में हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी किया था, जिसमें हमने पहला फीचर ही टैक्सेबल इवेंट का किया था। सो अब जो कुछ हम सेलिएंट फीचर्स में छुटपुट कर चुके हैं ना, अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। सो हियर वी गो विद द टैक्सेबल इवेंट। क्या है टैक्सेबल इवेंट? उस टाइम जब हमने सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करे थे, तब मैंने आपको बताया था
कि टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? कर योग्य घटना। एक ऐसी इवेंट, एक ऐसी घटना जिसके होने पर टैक्स लगता है। द इवेंट on the happening of which liability to pay tax arises। एक ऐसी घटना जिसके घटित होने पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ऐसी इवेंट को आप कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। और जब मैंने उस टाइम सेलिएंट फीचर्स के टाइम पे ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था इसके साथ कि जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। जीएसटी के केस में सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो आपको सप्लाई के इर्द गिर्द दिखेगा। हम सप्लाई की ही बात करते जाएंगे यहाँ पर कि सप्लाई में क्या क्या आता है, कौन सी चीज़ों को सप्लाई माना जाता है, कौन सी इवेंट्स को सप्लाई नहीं माना जाता। ये सब कुछ हम करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम बात करते हैं ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम वर्सेस न्यू इनडायरेक्ट सिस्टम, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। चलिए जी, टैक्सेबल इवेंट, ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता था एंड अंडर जीएसटी क्या है? अगर हम ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेबल इवेंट एक नहीं होती थी, बहुत सारी होती थी, मल्टीपल इवेंट्स। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती थी जिनको टैक्सेबल इवेंट माना जाता था। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो सिर्फ एक ही घटना ऐसी है जिसको टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। ओल्ड सिस्टम में क्योंकि टैक्सेस अलग अलग थे तो अलग अलग टैक्सेस में अलग अलग घटना को टैक्सेबल इवेंट माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें तो एक्साइज ड्यूटी के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ करती थी? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। दैट मीन्स अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज बनाया करते थे, कोई गुड्स बनाते थे जब आप, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। दैट मीन्स जो गुड्स बनाना था वो आपके लिए कर योग्य घटना थी, वो आपकी टैक्सेबल इवेंट होती थी एक्साइज ड्यूटी के केस में। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की, तो सर्विस टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या थी? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर आप किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, सर्विसेज का प्रावधान अगर आप किसी को करते थे, तो दैट वाज टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ सर्विस टैक्स, और सर्विस की सप्लाई के ऊपर टैक्स लगा करता था। कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी में अगर आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया करते थे तो ये टैक्सेबल इवेंट होती थी। सीएसटी के केस में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के केस में, अगर आप इंटर स्टेट सेल करते थे, दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते थे, तो वो टैक्सेबल इवेंट थी। वैट के केस में इंट्रा स्टेट सेल, एक ही स्टेट में आप दो अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ करती थी? इंट्रा स्टेट सेल। सो जितने तरह के टैक्सेस थे उतने ही घटनाएं होती थी। हर
टैक्स के लिए एक अलग टैक्सेबल इवेंट थी, लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो एक टैक्स, एक टैक्सेबल इवेंट, एक टैक्स दैट इज जीएसटी, एंड एक टैक्सेबल इवेंट कौन सी है यहां पर? सप्लाई। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। अब सप्लाई क्या है, इसमें क्या क्या आता है, वो सभी तो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, करेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ ये देखो कि जीएसटी के केस में सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। और सप्लाई आप किस चीज की सप्लाई कर रहे हैं? गुड्स, सर्विसेज, या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज। अगर आप गुड्स की, सर्विसेज की, या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की इकट्ठी सप्लाई कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप कर योग्य घटना कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना अनिवार्य है। सो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी। ये हो गया जी। अब अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई, तो सप्लाई का मतलब देखते हैं कि क्या है। जनरल मीनिंग, सप्लाई का जनरल मीनिंग क्या है? जनरल मीनिंग मतलब सामान्य मतलब। सामान्य मतलब क्या है सप्लाई का? अगर आप डिक्शनरी खोलकर देखें तो आपको सप्लाई का मतलब दिखेगा, टू प्रोवाइड और फर्निश समथिंग। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी वालों के लिए कुछ प्रदान करना या फिर कुछ मुहैया करना, किसी को कुछ प्रदान करना इज सप्लाई। ये तो जनरल मीनिंग है सप्लाई का। लेकिन अगर हम टेक्निकल मीनिंग देखें एज पर जीएसटी लॉ, अगर हम जीएसटी लॉ की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है अंडर सीजीएसटी एक्ट वो नहीं है। सीजीएसटी एक्ट ने सप्लाई का मतलब नहीं बताया, डेफिनेशन नहीं दी कि आप सप्लाई किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ना सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सप्लाई में आपको यही सेक्शन दिखाई देगा। सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट में। इसमें ना कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, कुछ एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियां ऐसी जिनको कि आप सप्लाई मानेंगे, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो सेक्शन 7 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे रखी हैं जिन एक्टिविटीज को आप सप्लाई कहते हैं। डिफाइन नहीं कर रखा, डेफिनेशन नहीं दे रखी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी दे रखी हैं जिनको आप सप्लाई मानते हैं। और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स आप क्या कहेंगे कि जो सेक्शन 7 है आपका, वो आपको क्या बताता है? सप्लाई का स्कोप। और स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप का मतलब है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। स्कोप ऑफ सप्लाई में आप क्या पढ़ेंगे कि सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, मैंने आपको बोला कि जीएसटी लगता है सप्लाई के ऊपर। अगर आप ये साबित कर दें कि आप सेक्शन 7 के अंदर आते ही नहीं,
अगर आप ये साबित कर दें कि आप सेक्शन 7 के अंदर जो गतिविधियां लिखी हुई हैं आप उसमें आते ही नहीं, तो क्या आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं। आप ये साबित कर दीजिए कि आप सेक्शन 7 के अंदर फॉल नहीं करते, तो आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 7 के अंदर फॉल कर गए, तो आप सप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई क्या है? सप्लाई तो टैक्सेबल इवेंट है। और क्योंकि सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, तो ऐसे में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो सेक्शन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जीएसटी पे करना है कि नहीं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आपने सप्लाई करा है कि नहीं करा। अगर आप सप्लाई में आते हैं तो आपको जीएसटी पे करना है, और अगर आप सप्लाई के मतलब में नहीं आते तो आपको जीएसटी पे नहीं करना। तो अगर आप जीएसटी से बचना चाहते हैं, आप साबित कर दीजिए कि आप सेक्शन 7 के अंदर नहीं आते। तो चलिए फिर बिना टाइम खराब करे देखते हैं कि स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है। सेक्शन इज व्हाट? 7। याद कर लीजिए, इसको बार बार कह रही हूं, स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 है, इसको याद कर लीजिए। सेक्शन 7 आगे 4 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या है वो? नॉर्मल या टैक्सेबल सप्लाईज। सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) में ऐसी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। सेक्शन 7(1) में ऐसी एक्टिविटीज लिखी हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ठीक है जी, एक तो हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डीम्ड सप्लाई। जो सप्लाई है तो नहीं, लेकिन माना जाएगा कि वो सप्लाई है। डीम्ड मतलब माना जाना। सप्लाई ना होते हुए भी जिसको सप्लाई माना जाएगा, ये चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। ठीक है जी, और ये एक्टिविटीज आपको कहाँ पर मिलेंगी? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 2 क्या है, पढ़ेंगे हम। स्केड्यूल 2 में जितनी भी गतिविधियां लिखी हैं, उन सब गतिविधियों को आप मानेंगे कि वो सब सप्लाई हैं, और अगर सप्लाई है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का, और इसका सेक्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। नॉन टैक्सेबल से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी सप्लाईज जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सप्लाई तो है, समझ रहे हो, सप्लाई तो है, लेकिन ऐसी सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाई होने के बावजूद भी जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और ये एक्टिविटीज आपको कहां पर मिलेंगी? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 में मिलेंगी आपको। और लास्ट है डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ये आपकी है सेक्शन 7(3) में, सेक्शन 7(3). डिक्लेयर्ड मतलब ऐलान करना, डिक्लेयर करना मतलब ऐलान करना। तो इन एक्टिविटीज का ऐलान कौन करता है? सरकार। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि सरकार नोटिफाई करती है, नोटिफाई मतलब ऐलान करती है जिसका। तो जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट किसी ट्रांजैक्शन को बोल दे कि भाई ये ट्रांजैक्शन सप्लाई मानी जाएगी, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब जब आप स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, जब आप स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो आपका सेक्शन 7 आएगा, और जो स्कोप ऑफ सप्लाई है वो आप 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल सप्लाई, सेक्शन 7(1). एक डीम्ड सप्लाई, सेक्शन 7(1)(a). डीम्ड सप्लाई मीन्स कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो सप्लाई है नहीं लेकिन जिनको सप्लाई माना जाएगा, स्केड्यूल 2 में मिलेंगी आपको। ऐसी सप्लाईज जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सेक्शन 7(2). और ये मिलेंगी कहाँ पर? स्केड्यूल 3 में। एंड लास्ट पार्ट आप करेंगे डिक्लेयर्ड सप्लाई वाला, जिसका ऐलान करती है सरकार। हम स्टार्ट करेंगे आज ये सेक्शन 7(1). इसी के ऊपर हमें काफी टाइम लग जाएगा सबसे पहले तो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है सप्लाई में, दैट इज सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ, या फिर नॉर्मल सप्लाई। और नॉर्मल सप्लाई का सेक्शन क्या है, बार बार याद करेंगे हम, सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) क्या कहता है? अब सेक्शन 7(1) में फिर से आगे 3 चीजें हैं। ठीक है जी। अभी तक हमने क्या किया कि जो स्कोप है वो 4 हिस्सों में बटा है। ठीक है। अब जो पहला हिस्सा है नॉर्मल सप्लाई वाला, ये जो पहला हिस्सा है नॉर्मल सप्लाई वाला, ये फिर से आगे 3 हिस्सों में बटा है। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसीडरेशन। भाई कंसीडरेशन होनी चाहिए। ऐसी सप्लाई जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। व्हाट इज कंसीडरेशन? व्हाट इज कंसीडरेशन? बदले में कुछ, जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंसीडरेशन। तो ऐसी सप्लाईज जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, एक तो वो आ जाएंगी यहां पर। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है? आप बाहर वाली कंट्री से कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये है सेक्शन 7(1)(a). ये है सेक्शन 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। And third is supply made without consideration. This is section 7(1)(c). देखिए, जब भी आप किसी को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। बदले में कुछ मिलना जरूरी है। बदले में कुछ मिल रहा है तभी उसको सप्लाई माना जाएगा।
अगर आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो उसको आप सप्लाई नहीं कहते। बदले में चाहे आपको पैसे मिले, बदले में चाहे आपको बिना पैसों की कोई चीज मिले, कोई बदले में किताब मिल जाए, या बदले में आपको गेहूं मिल जाए, बदले में आपको चावल मिल जाए, बदले में आपको कुछ भी मिलना चाहिए। अगर आपको बदले में कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स अगर आपको कंसीडरेशन मिल रही है, उसी केस में सप्लाई माना जाता है, वरना सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अगर आपको बदले में कुछ ना भी मिले, ये देखो विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे आपको बदले में कुछ ना भी मिले तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? कि सप्लाई उसी को माना जाएगा जहां पर आपको बदले में कुछ मिल रहा है। अगर आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो उसको आप सप्लाई नहीं मानते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको बदले में चाहे कुछ ना भी मिले तब भी आप उसको सप्लाई मानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिला उसके बाद भी आप सप्लाई मान रहे हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम वो केसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई में स्कोप ऑफ सप्लाई को हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। इन 4 हिस्सों में से हम अभी इस पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज की बात। और नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज को हमने फिर से 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। सप्लाईज जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, सप्लाई जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, और तीसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके जी, तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या है। व्हाट इज फॉर्म ऑफ सप्लाई?